हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ चैप्टर ऑफ आईडी जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। ये हमारे सेकेंड यूनिट का पार्ट है जिसमें हमारे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ चैप्टर आते हैं जिसका कंबाइंड वेटेज होता है अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स। तो ये यूनिट को तो आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। फटाफट चालू करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रूरल डेवलपमेंट। जैसे कि चैप्टर के नाम में ही समझ में आ रहा है, देयर आर टू वर्ड्स, रूरल और डेवलपमेंट। तो चालू करते हैं पहले इसके मीनिंग से कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो, रूरल का मतलब होता है कोई भी ऐसा एरिया जहां पे मेजॉरिटी पीपल आर बेस्ड आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी कि ऐसे एरिया का हमें डेवलपमेंट करना है जिसमें मेजॉरिटी लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से बेस्ड है, मतलब वहां पे प्राइमरी सेक्टर का डोमिनेंस ज्यादा है। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ होता है सिर्फ क्वांटिटेटिव, लेकिन डेवलपमेंट होता है बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। तो हमें डेवलपमेंट करना है, हमें ग्रोथ नहीं करना है। सिंपल सा मीनिंग है। देखो, ग्रोथ होता है शॉर्ट टर्म, डेवलपमेंट होता है लॉन्ग टर्म। यानी ग्रोथ आप एक बार में कर सकते हो, डेवलपमेंट टेक्स टाइम। यानी कि अगर मैं रूरल डेवलपमेंट की बात करता हूं तो रूरल डेवलपमेंट के डेफिनेशन में आपको दो वर्ड्स देखने को मिलेंगे, और वो दो वर्ड्स हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। देखो, रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि एक बार में डेवलपमेंट नहीं होगा। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ओवरऑल, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करना है, हमें उनका सोशल डेवलपमेंट भी करना है। यानी कि सिर्फ उनको पैसे कमाने के लायक नहीं बनाना है, हमें उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव करनी है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबके डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस होता है। क्लियर? चलो, however, the term rural development includes not only agriculture development, but it involves all those aspects which improve the quality of life. जैसे कि मैंने आपको बोला, हमें सिर्फ इनकम ग्रो नहीं करनी है, हमें उनकी सारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ग्रो करना है। जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्वालिटी ऑफ लिविंग हो गया, सब कुछ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट? कैसे होगा रूरल डेवलपमेंट? अब ध्यान रखो, आपके पास में क्वेश्चन आता है रोल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट या प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, आंसर विल रिमेन द सेम। ये 5 पॉइंट है हमारे पास में यहाँ पे। जब हम क्लासेस में पढ़ाते हैं तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम बनाते हैं पिलर, PILAR, पिलर, डबल एल नहीं, PILAR, पिलर। ठीक है, समझते हैं, फिर शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें करना है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि अगर एक इंसान हेल्दी होगा, एजुकेटेड होगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी एक अनहेल्दी या फिर एक अनएजुकेटेड आदमी से ज्यादा होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि रूरल डेवलपमेंट हो तो सबसे पहले वहां के लोगों का डेवलपमेंट करो। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक आपकी इंडस्ट्रीज वहां पे नहीं आएगी। इंडस्ट्रीज नहीं आएगी तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव नहीं होगा। सिंपल सी बात है। थर्ड पॉइंट, लैंड रिफॉर्म। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, रूरल एरिया का मतलब क्या होता है? जहां पे मेजॉरिटी पीपल आर बेस्ड आउट ऑफ एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? लैंड। तो सबसे पहले आपको लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो तो सबसे पहले हर उस इंसान के पास में जमीन होनी चाहिए जिसके पास में जमीन नहीं है। अगर कुछ लोगों के पास में बहुत ज्यादा जमीन का कॉन्सेंट्रेशन है तो उन लोगों से जमीन लो, और उन लोगों को जमीन दो जिनके पास में जमीनें नहीं है। क्लियर? Alleviation of poverty. Government has to bring in lot of programs and policies for the alleviation of poverty. Last point, development of the productive resources. रिसोर्सेज इंक्रीज करो जिसको यूज करके हमारा आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सिंपल। जैसे मैंने आपको बताया कि हम शॉर्ट फॉर्म लेते हैं PILAR, तो P से प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, I से इंफ्रास्ट्रक्चर, L से लैंड रिफॉर्म, A से एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी और R से रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। PILAR, P से प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, I से इंफ्रास्ट्रक्चर, L से लैंड रिफॉर्म, A से एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी एंड R से रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रूरल क्रेडिट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, रूरल क्रेडिट। नाम से समझो, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्रेडिट? उधार। रूरल एरिया
तो रूरल एरिया में लोगों को उधार देना। देखो अब इतना लंबा पढ़ने का कोई मतलब नहीं, हम सिंपली समझ लेते हैं। एक फार्मर को पैसा कब चाहिए? जब वो प्लान करता है कि चलो मैं आलू उगाऊंगा, तो ही नीड्स मनी, इरिगेशन के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, इन सब चीजों के लिए इसको पैसा चाहिए। फिर वो आलू उगने में जितना भी टाइम लगेगा, फार्मर को कंटिन्यूसली पैसा इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। फार्मर को पैसा कब मिलेगा? जब वो आलू फाइनली उग जाएंगे एंड दे आर रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट, तब तक एक फार्मर को कंटिन्यूसली पैसा इन्वेस्ट करना है। तो फार्मर को पैसा तो चाहिए ना। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि फार्मर के पास में पैसे नहीं है। इंडियन फार्मर्स जो होते हैं दे आर पुअर। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूरल एरिया में लोगों को उधार चाहिए और रूरल एरिया में जो फार्मर्स हैं उनके उधार देने वाला कोई है ही नहीं। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा समझते हैं कि रूरल एरिया में जो भी लोग होते हैं वो कहां से रूरल क्रेडिट लेके आते हैं। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। द फर्स्ट वन इज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। सबसे पहले इन दोनों में फर्क समझ लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्स मतलब जिसको कोई गवर्न करता है, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई भी एक बॉडी है जो इस सोर्स को गवर्न करने वाली है। जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब होता है ऐसे सोर्सेज जिसको कोई भी गवर्न नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अब व्हाट आर द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। इसमें चार आते हैं, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स भी आते हैं इसमें, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स एंड द रिच लैंडलॉर्ड्स। सबसे पहले समझते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, मनी लेंडर, इनका काम ही है पैसा उधार में देना एंड दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा। सेकेंड, रिलेटिव्स। जनरली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो होते हैं वो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं, बट ये बहुत ज्यादा सोशल और मेंटल प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी गवर्न करने वाला कोई आज तक तो कोई इंस्टीट्यूशन बना नहीं इंडिया में। थर्ड इज ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। ये बहुत शातिर होते हैं, नाम में है ट्रेडर। ट्रेडर मतलब जो खरीदे बेचे। ये क्या करते हैं, ये फार्मर को पैसे देते हैं और फार्मर्स के जो क्रॉप्स होते हैं, जो फार्मर ग्रो करने वाला है, वो क्रॉप्स को मॉर्गेज रख लेते हैं, बहुत सस्ते रेट में एडवांस में खरीद लेते हैं। अभी क्या करेंगे, सस्ते रेट पे खरीद लिया, महंगे रेट पे बेचेंगे, सिंपल। एंड द लास्ट आर रिच लैंडलॉर्ड्स। नाम से समझ में आ रहा है, ये जमीन उधार रख लेते हैं, जमीन को मॉर्गेज रख लेते हैं। अगर फार्मर रीपे नहीं कर पा रहा है बोरो किया हुआ पैसा, तो ये लैंड रख लेंगे या बेच देंगे, सिंपल, क्लियर। तो देखो मनी लेंडर क्या करते हैं, वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिलेटिव्स, सोशल एंड मेंटल प्रेशर। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट, ये क्या करते हैं, ये इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि अनफेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस रख देते हैं। एंड रिच लैंडलॉर्ड्स, ये तो एक्सप्लॉइट करते हैं। देखो एक क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्कर और 4 मार्कर कि व्हाई इज देयर अ नीड टू रिप्लेस नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। इन लोगों को हटाने की जरूरत क्या है? तो यही 4 पॉइंट जो मैंने आपको बोले। क्या पॉइंट? वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, सोशल प्रेशर, अनफेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले ध्यान रखो, इसमें 4 टाइप की तो बैंक है आपके पास में। ये रही एक बैंक, फिर ये रही एक और बैंक, ये रही एक और बैंक, और यहाँ पे भी एक बैंक आता है। तो सबसे पहले इन चारों बैंक्स की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है, हम सबको पता है। देखो ये टॉपिक फटाफट खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा खींचेंगे नहीं इसको। कमर्शियल बैंक कौन होती है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट और उन्हीं पैसों में से दूसरे लोगों को लोन दे देती है। ऑर्गेनाइजेशन दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द वर्ड। कमर्शियल बैंक को चाहिए प्रॉफिट, लेकिन रूरल एरिया में तो है गरीब किसान, गरीब फार्मर। तो कमर्शियल बैंक को ऐसा लगता है कि अगर हमने इनको पैसा दिया तो ये लोग पैसा वापस नहीं दे पाएंगे, तो इससे अच्छा है इनको पैसा दो ही मत। तो कमर्शियल बैंक हमारे रूरल एरिया में इसका जो पूरा परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा लो है। इसी के चलते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया था। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन का उल्टा। मतलब सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की ओनरशिप चली गई थी पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट के पास में। क्लियर, चलो आगे बढ़ते। एक बैंक हो गया
दूसरी बैंक होती है हमारी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, इनका नाम होता है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। नाम से समझ में आ रहा है ये क्यों उधार देगी, लैंड के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन। क्यों देते हैं लॉन्ग टर्म लोन, सो दैट ईदर द फार्मर कैन परचेज अ लैंड, जिस फार्मर के पास में जमीन नहीं है वो जमीन खरीद ले, या तो जिसके पास में जमीन है वो अपनी जमीन के ऊपर इंप्रूवमेंट कर ले। ये दो पर्पस के कारण लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो लोन देती है। थर्ड टाइप की बैंक होती है रीजनल रूरल बैंक, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है, हमारे कमर्शियल बैंक से अलग होती है, क्योंकि ये हमें सिर्फ और सिर्फ मिलेगी रीजनल या फिर रूरल एरियाज में। क्लियर। अब इनका जो काम होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है। कमर्शियल बैंक को तो क्या है, पैसा दो, ईएमआई की डेट पे ईएमआई कलेक्ट कर लो, काम खत्म। रीजनल रूरल बैंक जो होती है उसका काम होता है टू मेंटेन रिलेशंस विद द कस्टमर, मेंटेन रिलेशंस विद द फार्मर, फार्मर का क्रेडिट नीड समझना, ये समझना कि फार्मर कितना पैसा उधार लेगा तो उसको चलेगा, कितना पैसा वो रीपे कर पाएगा, कितनी ईएमआई इज बेस्ट सूटेबल फॉर द फार्मर, ये सब समझना, रिलेशन डेवलप करना, ये काम होता है रीजनल रूरल बैंक्स का। फिर एक बैंक आती है जिसको हम कहते हैं नबार्ड। नबार्ड का फुल फॉर्म इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। NA से आता है नेशनल, B से आता है बैंक, A से आता है एग्रीकल्चरल, R से आता है रूरल, D से आता है डेवलपमेंट। 4 पॉइंट याद रखो इसके बारे में। सबसे पहला फुल फॉर्म, नबार्ड का फुल फॉर्म इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर। कब सेटअप हुई थी, तो ये सेटअप हुई थी 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। सेकंड पॉइंट याद हो गया, पहला तो इसका फुल फॉर्म, दूसरा इसका डेट ऑफ बर्थ समझ लो आप, सेटअप ईयर, तो इट वाज सेटअप इन द ईयर 12 जुलाई 1982। थर्ड पॉइंट, कौन है नाबार्ड, नाबार्ड इज एन एपेक्स बॉडी, एपेक्स मतलब सुप्रीम, नाबार्ड इज एन एपेक्स बॉडी जो क्या कंट्रोल करता है, पूरा का पूरा रूरल क्रेडिट को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। क्लियर। क्यों बनी नाबार्ड, तो एम समझते हैं। देयर आर 2 एम्स ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड के 2 एम होते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव थे। देखो रूरल एरिया में क्या होता था ना, जितनी भी ये बैंक्स वगैरह है ना वो उसी फार्मर को लोन देती थी जो रिच थे। क्यों, क्योंकि बैंक्स को लगता था पुअर फार्मर को लोन देंगे तो ये तो लोन वापस ही नहीं दे पाएगा, बैक डेट हो जाएगा, ठीक है। तो नाबार्ड 2 एम के साथ में है। नाबार्ड ensures that the loan is not just given to the rich farmer but also to the poor and the marginal farmer. Second, NABARD ensures that the loan is not just given to the farm activities but also to the non-farming activity, मतलब कि non-farming activities को भी लोन देना है। हम आगे पढ़ेंगे जैसे कि फिशरी है या फिर एनिमल हस्बेंड्री है या फिर IT है, ऐसे सेक्टर्स भी रूरल एरिया में एग्जिस्ट करते हैं और उनको भी लोन देना है। तो 4 पॉइंट याद रखो। सबसे पहला फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, डेट 12 जुलाई 1982। कौन है नाबार्ड, इट इज एन एपेक्स बॉडी विच रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर फ्लो ऑफ रूरल क्रेडिट। क्यों आई थी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नाबार्ड टू एंश्योर दैट द लोन इज नॉट जस्ट गिवन टू द रिच फार्मर्स बट ऑल्सो टू द पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स, to ensure that the loan is not just given to the farm activities but also to the non farming activities. Clear। 4 बैंक। अब आते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट हर टाइम पे लोन नहीं देगी, गवर्नमेंट जनरली लोन देती है एट द टाइम ऑफ डिजास्टर या फिर कैलामिटीज, इस टाइम पे गवर्नमेंट लोन देती है। और गवर्नमेंट जो लोन देती है उसको बोला जाता है टकावी लोन्स, TACCAVI, टकावी, TACCAVI, टकावी लोन्स बोलते हैं इसको। और ये बहुत सस्ते होते हैं, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एज लो एज 6%, 6%, इतना कम होता है। क्लियर। अब हमारे पास में 2-3 बचते हैं, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बचा हमारे पास में, एक हमारे पास में कोऑपरेटिव क्रेडिट बचता है, बस ये 2 बच रहे हैं हमारे पास में, फटाफट पढ़ लेते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट, व्हाट डू यू मीन, सस्ती भाषा में बोला जाए तो गरीबों की किटी पार्टी। जब बहुत गरीब फार्मर्स एक साथ में आते हैं, वो अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर मेंबर्स को ही लोन देते हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैं, गिरीश सर, अंश सर, हम सब साथ में आए और हमने हमारा पैसा पूल किया, ठीक है। मेरे पास में 10,000, गिरीश सर के पास में 10,000, अंश सर के पास में 10,000। अब लेट्स से मुझे 25,000 की लोन की जरूरत है, तो ये जो पैसा जो पूल हुआ है ना, इसमें से मैं अपने आप को लोन दे दूंगा, मेंबर्स को लोन दिया जाता है। एंड व्हाई इज कोऑपरेटिव सोसाइटी सो इंपॉर्टेंट, क्यों है कोऑपरेटिव सोसाइटी इतनी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इन रूरल क्रेडिट। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, विच इज द चीपेस्ट सोर्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट। क्लियर। उसके बाद में आते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर। याद रखना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स भी बोला जाता है, माइक्रो
क्रेडिट प्रोग्राम्स भी बोला जाता है इसको। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या होता है? जनरली विमेन होती है इसके अंदर, बहुत सारी विमेन साथ में आती है और कुछ एम्प्लॉयमेंट ढूंढती है या फिर कोई ऐसा जरिया ढूंढती है जिससे ये लोग अपनी फैमिली के इनकम में कंट्रीब्यूट कर सके। क्लियर? देखो ऑलमोस्ट कुछ नंबर्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, कितने फीमेल्स आर अ पार्ट। अब ये जो नंबर है ये एनसीईआरटी में चेंज होता रहता है। 2019 का डेटा है जो बोलता है कि देयर आर 6 करोड़ फीमेल्स दैट आर अ पार्ट ऑफ एसएचजी इन इंडिया। 6 करोड़ फीमेल। कितने एसएचजी? ऑलमोस्ट तो 54 लाख एसएचजी इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ये सब 2019 का डेटा है, ठीक है। अब CISF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड, ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? ये 2.5 लाख रुपीस पर एसएचजी कंट्रीब्यूट करता है। CISF का फुल फॉर्म कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड कितना कंट्रीब्यूट करता है? 2.5 लाख रुपीस पर एसएचजी। इसके अलावा ऐसा बोला जाता है कि जितनी भी फीमेल्स हमारे एसएचजी में है, अब वो 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ जितना भी लेटेस्ट नंबर होगा, ऐसा बोला जाता है कि एवरी फीमेल कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 10 to 15,000 रुपीज पर फीमेल इन एसएचजी। यानी अगर मैं एक फीमेल हूं और मुझे अगर एसएचजी का पार्ट बनना है तो इट इज अज्यूम्ड दैट ऑन एन एवरेज मैं 10 से 15,000 रुपए लेके आता हूं। क्लियर? दीज आर द 6 और 7 इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। अब याद रखना सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है जिसका नाम है तनवा, TANWA। तनवा, तनवा का फुल फॉर्म TA से तमिल, N से नाडु, तमिलनाडु, W से विमेन इन एग्रीकल्चर। तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर ये सेटअप हुआ था लेट 1980s में। लेट 1980s में ये सेटअप हुआ था। अब यहां पे क्या हुआ, तमिलनाडु की जितनी भी फीमेल्स थी उनको ट्रेनिंग दी गई, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स की ट्रेनिंग दी गई ताकि ये फीमेल्स कमा के अपने फैमिली के इनकम में कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया। तनवा, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, सेटअप इन लेट 1980s, empowering the women or training the women in the modern agricultural techniques so that they are able to contribute in the household income. Clear? चलो अब आते हैं what are the problems or the critical appraisal of rural credit. रूरल क्रेडिट के साथ में क्या प्रॉब्लम्स है वो समझते हैं हम लोग। There are total 5 problems, फटाफट समझते हैं। सबसे पहले inadequate amount of sanction. फॉर एग्जाम्पल एज अ फार्मर मुझे चाहिए 1 लाख रुपए, तो सैंक्शन यानी कि अप्रूव कितना हो रहा है, लोन कम हो रहा है, 70,000 80,000 60,000। तो मैंने लोन तो ले लिया लेकिन जितना अमाउंट मुझे चाहिए था उतना अमाउंट मुझे मिला नहीं। सिंपल। सेकंड, इनएडिक्वेट कवरेज, यानी कि आज तक भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है वो एकदम बैकवर्ड एरियाज तक नहीं पहुंची है। जितने एटीएम, जितने बैंक की ब्रांचेस पहुंच जानी चाहिए थी उतनी ब्रांचेस, उतने एटीएम्स आज तक भी नहीं है। थर्ड, इनसफिशियंसीज, इनसफिशियंसी इसका मतलब क्या होता है, बैंक्स सफिशिएंटली काम नहीं कर रही है या उनके पास में उतना फंड नहीं है कि वो रूरल एरिया को कहीं ना कहीं आप कहते हो सर्व कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है ग्रोइंग ओवरड्यूज, यानी कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो उधार ले लेते हैं लेकिन वो उधार वापस नहीं पे कर पा रहे हैं, या फिर एक लोन को रीपे करने के लिए वो दूसरा लोन ले रहे हैं, तो उनके जो ड्यूज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट, लेस अटेंशन टू द पुअर और द मार्जिनल फार्मर्स। मैंने पहले ही बताया जितने भी सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है वो रिच फार्मर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि उनको लगता है, उनको पता है कि ये लोग पैसा वापस कर देंगे और पुअर फार्मर्स पैसा वापस नहीं दे पाएंगे। क्लियर? अब देखो जैसे हमने ग्रोइंग ओवरड्यूज पढ़ा, ठीक है, यानी फार्मर डेट से और डेट में घुसता जा रहा है, उसकी लायबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये 2 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले जो बैंक्स है वो रिलेशन डेवलप करे विद द फार्मर, ठीक है, समझे कि उनकी नीड कितनी है, कितनी ईएमआई वो रीपे कर पाएंगे, व्हाट इज द बेस्ट टाइप ऑफ लोन दैट दे कैन अवेल एटसेट्रा, और उनमें हैबिट डेवलप करे। इनकलकेट का मतलब होता है टू डेवलप, फार्मर्स में हैबिट डेवलप करी जाए ऑफ थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का मतलब सेविंग्स। ठीक है, क्लियर? तो ये अपना पूरा रूरल क्रेडिट हो गया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, सबसे पहले आपको जो पॉइंट याद रखना है वो, मार्केटिंग में बहुत कुछ आता है लेकिन प्रोडक्शन नहीं आता है। तो अगर आपको कभी भी एमसीक्यू में दिखता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ऑप्शंस में आएगा प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन अगर आपको वर्ड दिख गया प्रोडक्शन तो ये गलत है।
मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग इज अ टर्शियरी एक्टिविटी और प्रोडक्शन क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी। तो जब हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रोडक्शन कैसे आ सकता है? क्लियर? तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या है? एग्रीकल्चरल गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स का पैकेजिंग, लेबलिंग, ग्रेडिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ, बट नॉट प्रोडक्शन। क्लियर? और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्यों करी जाती है? सो दैट द फार्मर्स आर एबल टू गेट द बेस्ट प्राइजेस फॉर देयर आउटपुट। एक फार्मर जो है वो अपने आउटपुट के लिए बेस्ट प्राइस सिक्योर कर सके। क्लियर? अब देखते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स है अबाउट द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है सिम, SIM। बताता हूं कैसे बनेगा। सबसे पहले पढ़ लेते हैं मैनिपुलेशन बाय द बिग ट्रेडर्स। ये हो गया हमारा M। क्या प्रॉब्लम है? जो हमारे बिग ट्रेडर्स है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? वो काफी बार अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं। देखो इधर लिखा हुआ है, दे मैनिपुलेट द अकाउंट्स, या फिर फॉल्टी वेइंग। फॉल्टी वेइंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं 10 किलो आलू लेके आया बेचने को, तो इनके वेइंग स्केल पे दिखेंगे 8 किलो, और अगर गलती से चलो 10 का 10 दिखा भी दिया तो अकाउंट्स में चोरी करते हैं। जितने पैसे मेरे बनते हैं उतने मुझे देते नहीं है। बड़े ट्रेडर्स ये मार्केट का एक बड़ा शेयर लेके बैठे हैं तो ये मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेशन बाय द बिग ट्रेडर्स। शॉर्ट फॉर्म क्या बनाया था हमने? सिम, SIM। M से हो गया मैनिपुलेशन बाय द बिग ट्रेडर्स। S या I पे आते हैं। चलो I से आता है इंफॉर्मेशन। हमारे फार्मर्स के पास में इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसका मिनिमम प्राइस कितना है। हमारे जो फार्मर्स हैं बेचारे भोले फार्मर्स, वो अपना प्रोडक्ट कम रेट में बेच आते हैं क्योंकि उनके पास में इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि व्हाट इज द प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट। और S से आता है स्टोरेज फैसिलिटी। हमारे फार्मर्स के पास में स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, लंबा नहीं करना है वीडियो को, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने आलू उगाए, और मैंने आलू उगाए, लेट्स से मेरा कॉस्ट था 20 रुपीज, ग्रोइंग कॉस्ट है। मुझे कितने में बेचना चाहिए ये आलू? अब आप में से कोई लोग बोलेंगे सर 25, कोई बोलेगा 30, कोई बोलेगा 21, कोई बोलेगा 100। लेकिन हार्श रियलिटी में आपको बताता हूं, काफी बार ऐसा होता है कि एक फार्मर को जो उसने उगाया है 20 रुपए में, उसके लिए ऑफर किए जाते हैं 18 रुपए। क्या करोगे आप एज अ फार्मर? विल यू सेल और विल यू नॉट सेल? यू विल नॉट सेल, बट द फार्मर्स सेल। क्यों? अब आपको लगेगा सर 20 रुपए में कोई प्रोडक्ट बनाया है, 18 रुपए में बेच रहे हैं, तो टैक्स का गेम होगा? हाँ, फाइनेंस का गेम होगा? नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। समझो, फार्मर्स को पता है कि जो हमारा आउटपुट है, यानी जो मेरे आलू है, वो पेरिशेबल आइटम है। मैं इसको वापस अपने गांव लेके जाऊंगा, मेरे पास में स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो कल तक तो ये आलू जो आज 18 रुपए में बिक रहे हैं, कल तक वो खराब हो जाएंगे। तो मुझे कितना मिलेगा? 0। उससे अच्छा है क्या मैं आज 18 रुपए में बेच दूंगा। ये प्रॉब्लम होता है बिकॉज हमारे फार्मर्स के पास में स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। तो आज के दिन में भी मोर देन 10% ऑफ द गुड्स आर वेस्ट। आज भी 10% से ज्यादा जो हमारे गुड्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। क्लियर? सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? SIM। S से क्या था? स्टोरेज फैसिलिटी। I से इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, और M से मैनिपुलेशन बाय द बिग ट्रेडर्स। सॉल्व कैसे करें इन प्रॉब्लम्स को? व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन ये रहे। सबसे पहला सॉल्यूशन, रेगुलेटेड मार्केट लेके आओ। रेगुलेटेड मार्केट मतलब नाम से समझ में आ रहा है, जो रेगुलेट किया जाता है। पढ़ो, रेगुलेटेड मार्केट्स और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज were established to ensure fair prices for the farmers and prevent exploitation by the middlemen। middlemen मतलब जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बीच में आके रेट कम देते हैं, उनको, ऐसे लोगों को एलिमिनेट करना। ये होता है रेगुलेटेड मार्केट। अब रेगुलेटेड मार्केट का काम क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग करना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और इंश्योर क्या करते हैं? ये इंश्योर करते हैं कि फार्मर्स को एक फेयर प्राइस मिले। ठीक है? हाउएवर देयर इज still a need to develop around 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट्स। आज भी रेगुलेटेड मार्केट्स की कमी है, हर एरिया में नहीं पहुंच पाए रेगुलेटेड मार्केट्स। सोल्यूशन है, सोल्यूशन ये है, वर्क कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो करेगा, बट गवर्नमेंट हैज कम अप विद द सोल्यूशन। सेकंड सोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है हमारे पास में, स्टोरेज नहीं है हमारे पास में, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट खुद के वेयर हाउसेस बना सकती है, कोल्ड स्टोरेज दे सकती है। इससे क्या होगा? इससे वेस्टेज कम होगा और फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से क्या होगा? मूवमेंट पॉसिबल है गुड्स का।
मार्केटिंग से क्या है, मार्केटिंग जैसे कि मंडीज हो गया, ये सब हो गया, इन लोगों से क्या होता है, इन लोगों के कारण या फिर इन मार्केट्स के कारण जो फार्मर है वो अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकता है डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। मिडलमैन गया, बीच में से निकाल दो। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, वेरी सिंपल। प्रॉब्लम क्या था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, SIM, एम से क्या था, मैनिपुलेशन बाय द बिग ट्रेडर। आपको बड़ा ट्रेडर परेशान क्यों कर सकता है, बिकॉज आप एक स्मॉल फार्मर हो। सोल्यूशन क्या है, सारे स्मॉल फार्मर साथ में आ जाओ, आप भी एक बड़े ट्रेडर बन जाओ। कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है, सब साथ में आ जाए, है ना, दैट इज कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग करो। देखो क्या लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज अ सिस्टम वेयर फार्मर्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सेल देयर प्रोडक्ट या फिर प्रोड्यूस कलेक्टिवली। सब साथ में बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन द मिडलमैन एंड दे गेट फेयर प्राइस। याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी से हमारा नेगोशिएशन पावर, बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि पहले मैं अकेला था, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मेरे साथ में सारे फार्मर्स हैं। अब हम हमारी शर्तें रखेंगे और तुम्हें माननी पड़ेगी, तो हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी से हमें क्या फायदा होता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को सेल कर पाते हैं, साथ में उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा, ये क्या करते हैं, ये फार्मर्स को क्रेडिट देते हैं, जो हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट में, कि हम सब साथ में आएंगे, अपना पैसा साथ में लेके आएंगे और मेंबर्स को उधार देंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसों का उधारी भी, जो पैसे की कमी है वो भी खत्म हो जाती है। थर्ड, ऑफन स्टोरेज फैसिलिटी। भाई अकेला फार्मर स्टोरेज फैसिलिटी हायर नहीं कर सकता, इतना पैसा नहीं है, बट हम सब मिलके तो स्टोरेज फैसिलिटी खड़ी कर सकते हैं या फिर एटलीस्ट रेंट पे ले सकते हैं। फिर कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ बल्क ट्रांसपोर्टेशन एट चीपर प्राइस। पहले मेरे पास में स्टोरेज नहीं था, वो मिल गया, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, वो भी मिल गया। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके आती है, बहुत सारी पॉलिसीज लेके आती है, जिससे फार्मर को प्राइस सपोर्ट मिलता है। जैसे कि क्या है, देयर आर 3 पॉलिसीज। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए एक मिनिमम प्राइस सेट कर दी है कि कोई भी इंसान, कोई भी एजेंसी, कोई भी कंपनी, कोई भी ट्रेडर अगर फार्मर से कोई गुड्स खरीद रहा है तो मिनिमम इतना रुपए तो देना ही पड़ेगा। मिनिमम, मिनिमम मतलब कम से कम। सपोर्ट किसको, सपोर्ट फार्मर को। तो मिनिमम प्राइस जो गवर्नमेंट ने सेट करी है टू सपोर्ट द फार्मर्स। सिंपल। अब देखो, गवर्नमेंट खरीद लेती है ये गुड्स रेगुलेटेड मार्केट्स के थ्रू, या फिर MSP के रेट पे गवर्नमेंट भी गुड्स खरीद सकती है। और गवर्नमेंट ये गुड्स का क्या करेगी, गवर्नमेंट विल मेंटेन बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है, जब भूखमरी आती है, फेमाइन्स आते हैं, कैलामिटीज आते हैं, फ्लड आता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, तब गवर्नमेंट वो खाना सप्लाई करती है जहां पे शॉर्टेज है। गवर्नमेंट के इसमें खाना कहां से आएगा, गवर्नमेंट खरीद लेगी। सिंपल। थर्ड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गरीबों को जो हम लोग राशन शॉप्स में जो सामान बांटते हैं ना, उसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गवर्नमेंट खाना खरीदेगी, या तो राशन शॉप में बांट देगी, थोड़ा सा बफर स्टॉक मेंटेन कर लेगी। प्रॉब्लम फार्मर की भी सॉल्व, गवर्नमेंट की भी सॉल्व, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर। दूसरा भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे ऑल्टरनेटिव या फिर ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स में मत जाओ, मिडलमैन के पास में मत जाओ, खुद ही अपना सामान लाके शहर में बेच दो। फार्मर्स मार्केट, फार्मर खुद आता है अपना सामान। देखो पहले क्या होता था, फार्मर बेचता था ट्रेडर को, ट्रेडर मतलब मिडलमैन, और ये ट्रेडर फिर बेचता था कंज्यूमर को। अब क्या कर रहा है, फार्मर बोल रहा है मेरे को ट्रेडर को नहीं बेचना, मैं डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचूंगा। इसको बोलते हैं फार्मर्स मार्केट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फार्मर्स मार्केट, जहां पे फार्मर डायरेक्टली कंज्यूमर को अपने गुड्स बेचता है, वो ट्रेडर या फिर मिडलमैन को एलिमिनेट कर देता है। फायदा क्या है, फार्मर के पास में ज्यादा प्राइसेस आएंगे, ठीक है, और कंज्यूमर को चीजें सस्ती पड़ेगी। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। फार्मर जो था वो ट्रेडर को बेचता था फॉर ₹10 और ट्रेडर फिर कंज्यूमर को बेचता था फॉर ₹20। फार्मर को कितने मिले, ₹10। कंज्यूमर ने कितने पे किए, ₹20। अब फार्मर बोलता है कि मैं डायरेक्टली कंज्यूमर को दे दूंगा फॉर ₹15। जो पहले फार्मर को ₹10 मिल रहे थे, फार्मर को मिले 15। कंज्यूमर पे कर रहा था ₹20, कंज्यूमर को भी फायदा क्योंकि उसको 15 में मिल रही है सेम चीज।
तो कंज्यूमर और फार्मर दोनों को फायदा होता है। कंज्यूमर को एक ये श्योरिटी भी मिलती है कि डायरेक्ट फार्म से जो वेजिटेबल्स आ रही है वो मेरे लिए हेल्दी होगी, विदाउट प्रिजर्वेटिव्स, विदाउट केमिकल्स वाली सब्जियां मिलेगी। दूसरा होता है अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। फार्मर्स क्या करते हैं, काफी बार बड़ी कंपनीज के साथ में टाई अप कर लेते हैं, जैसे कि रिलायंस स्मार्ट, बिग बास्केट, इन सब के साथ में। तो फार्मर बोलता है कि भाई मैं बल्क में मेरी सब्जियां इनको ले जाके बेच देता हूं, आगे ये लोग अपनी दुकानों में बेचते रहेंगे। दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। या तो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच दो या फिर पूरा माल कोई बड़ी कंपनी को बेच दो। वेरी सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ये ऑलमोस्ट हमारे चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड आ गए हैं। हमारे पास में दो टॉपिक बचे हैं, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग बचता है और एक डाइवर्सिफिकेशन बचता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जितना हो सके उतना कम केमिकल, नेचुरल तरीकों से, नेचुरल टेक्निक से हमें प्रोडक्शन करना है, हमें फार्मिंग करनी है, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मेन्योर, कॉम्पोस्ट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल एटसेट्रा। इन सब चीजों से हमें फार्मिंग करनी है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेफ एंड हेल्दी फूड विदाउट लीविंग एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। खाना बनाओ, फूड बनाओ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करो, लेकिन एनवायरमेंट को हार्म मत करो। दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं फटाफट समझते हैं। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब सस्ती, कुछ खरीदना ही नहीं है, नो फर्टिलाइजर, नो पेस्टिसाइड, फ्री की चीजें यूज करनी है। गाय का गोबर यूज कर रहे हैं, उसमें क्या क्या महंगा है? इट इज चीप, इट इज इकोनॉमिकल। सेकेंड, ग्रेटर इनकम थ्रू एक्सपोर्ट। इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप ऑर्गेनिक सामान बना के एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। थर्ड, प्रोवाइड्स हेल्दी फूड। कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा है तो फूड इज हेल्दी। फिर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स फॉलो करते हैं, हम मशीन्स नहीं यूज कर रहे हैं, हमें सस्ती फार्मिंग करनी है, तो हम लेबर से काम कराएंगे, लेबर से काम कराएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। फिर सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंट, अगेन देयर इज नो केमिकल बीइंग यूज्ड, तो सेफ्टी एनवायरमेंट को। फिर आता है सॉइल फर्टिलिटी। अब देखो ना, हमारे पास में कोई फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं, ना पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, क्रॉप रोटेशन जैसी टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, तो सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है, ठीक है। तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग में? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो लेट्स अंडरस्टैंड सम प्रॉब्लम्स और सम चैलेंजेस ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। सबसे पहले लेस पॉपुलर। देखो, इंडिया आज भी एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। इंडिया में आज भी लोग सस्ता सामान ढूंढ रहे हैं, दे डोंट केयर अबाउट केमिकल फ्री या ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत कम पॉपुलर है आज के दिन में। सेकेंड, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, हमने कोई केमिकल यूज नहीं किया तो जो फूड की लाइफ होगी ना वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होगी। देखो, शॉर्टर फूड लाइफ। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फूड की लाइफ बढ़ाने के लिए केमिकल्स यूज करते हैं, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा है, तो फूड की लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है। ऐसे फूड को अगर हमें सेफ रखना है तो हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। वो फैसिलिटीज हमारे पास में है ही नहीं। याद करो, हमने पढ़ा था प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सिम। क्या था फुल फॉर्म? स्टोरेज फैसिलिटी, इंफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। वी डू नॉट हैव इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। थर्ड पॉइंट, लो यील्ड। यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी। जनरली हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? केमिकल यूज करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में वी आर केमिकल फ्री, तो हमारा प्रोडक्टिविटी भी कैसा होगा? कम होगा। लास्ट पॉइंट, लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स। याद रखो, एक टाइम पे मैंगो, स्ट्रॉबेरी यूज्ड टू बी सीजनल फ्रूट्स। वो कुछ पर्टिकुलर मंथ्स या कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में मिलते थे, लेकिन आजकल तो तुम मार्केट में जाओ, 12 महीने 10 महीने तुम्हें मैंगो, स्ट्रॉबेरी सब मिल रहा है। कैसे कैसे मिल रहा है? बाय द यूज ऑफ केमिकल्स। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में वी डोंट यूज केमिकल्स, तो हमारे पास में चॉइस है बहुत लिमिटेड। हम सिर्फ सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ही उगा सकते हैं यूजिंग द मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्लियर? अब चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। यानी अब हम डाइवर्सिफाई करने वाले हैं। अब हम फार्मिंग पे ध्यान नहीं देंगे। रूरल एरिया में अगर किसी आदमी को फार्मिंग को छोड़ के कुछ और करना है तो वो क्या कर सकता है, उस बारे में बात हो रही है। फटाफट देखते हैं इसको, फटाफट सल्टाएंगे इस टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री, तो नाम से समझ में आ रहा है ये एनिमल से रिलेटेड है। मतलब होता है ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द फार्म एनिमल्स। इंडिया में ये 70 मिलियन यानी अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है इंडिया में एनिमल हस्बेंड्री, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है।
इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। लाइव स्टॉक का मतलब होता है फार्म एनिमल्स, उसमें से भी सबसे ज्यादा हमारे पास में है पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब होता है हेन, चिकन एक्सेट्रा, 61%। क्लियर। एनिमल हस्बेंड्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो स्टेबिलिटी इन इनकम देता है, फूड सिक्योरिटी देता है हमारे रूरल एरिया के लोगों को, इसलिए। सेकंड आता है इसके बाद में डेयरिंग। डेयरिंग नाम से समझ में आ रहा है समथिंग रिलेटेड टू डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ब्रीडिंग, रेजिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल्स फॉर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन। कैसे? इट वॉज बिकॉज ऑफ ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन। जिसको नहीं पता है, ये अमूल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अमूल करके एक दूध है, आपने सुना होगा, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो अमूल के बारे में बात हो रही है, जो शुरू हुआ था 1970 में। ठीक है, स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको हम एनडीडीबी भी कहते हैं। स्टार्टेड इन 1970 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर वर्गसे क्यूरेन। नाम याद रखना। रिजल्टेड इन मैसिव राइज इन मिल्क प्रोडक्शन। इसके कारण हमारा मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा। देखो होता क्या था, जितने भी हमारे फार्मर्स थे जो डेयरिंग में काम करते थे, वो क्या करते थे, वो अपना मिल्क पूल करते थे, यानी एक साथ लेके आते थे। और अमूल क्या करता था, अमूल उस दूध को पैस्चराइज करता था, पैक करता था, ग्रेड करता था, ट्रांसपोर्ट करता था और आपके घर तक पहुंचाता था। इन सब चीजों के कारण मिल्क प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, डेयरिंग में लोग आने लगे, जिसके कारण आज इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन। मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मग मैप। अब आप बोलोगे ऐसा तो कोई स्टेट है ही नहीं हमारे इंडिया में। एम से महाराष्ट्र, यू से उत्तर प्रदेश, जी से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड पी से पंजाब। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब। मग मैप, ये मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम से समझ में आ रहा है कंप्यूटर्स या टेलीकम्युनिकेशन को यूज करना है, ठीक है, टू स्टोर एंड ट्रांसमिट डेटा। यहाँ पे ट्रांसमिट की स्पेलिंग गलत है, ट्रांसमिट आएगा यहाँ पे, ट्रांसमिट डेटा। गवर्नमेंट को हेल्प करता है इन प्रिडिक्टिंग एरियाज विद फूड इनसिक्योरिटी। कौन से एरिया में फूड की कमी हो सकती है, ये गवर्नमेंट को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, भाई रूरल एरिया में पढ़े लिखे लोग भी तो होते हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट देता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया की टोटल जीडीपी में 6% कंट्रीब्यूट करता है ये। विमेन एम्प्लॉयमेंट देता है, क्योंकि कुछ डेंजरस वर्क नहीं है। गोल्डन रेवोल्यूशन के बाद में इंडिया में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इतने बढ़ गए कि इंडिया रैंक्स सेकंड इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो गोल्डन रेवोल्यूशन कब लेके आया था, कौन लेके आया था? इट स्टार्टेड इन 1991 से टू द पीरियड ऑफ 2003। लेके आने वाले इंसान का नाम था निरपाख तुदेच। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, दैट इज फिशरीज। नाम से समझ में आ रहा है कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेस। इंडिया में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस में इसीलिए नहीं है बिकॉज इसका टोटल कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी इज 0.9%। फिर भी समझते हैं इंडिया में मछली कहां से पकड़ी जाती है। एक तो है इनलैंड सोर्स। इनलैंड सोर्स का मतलब होता है तालाब, पॉन्ड, लेक्स एटसेट्रा, वहां से आती है 65% मछली। और मरीन सोर्स यानी कि बड़े बड़े ओशन, सीज, वहां से आती है 35%। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये उल्टा लिखा है, क्योंकि मरीन सोर्स से ज्यादा आनी चाहिए। ऐसा नहीं है। इंडिया में हमारे जो मछुआरे हैं, जिसको हम फिशर कम्युनिटी, फिशरमैन भी कहते हैं, उनके पास में इतनी टेक्नोलॉजी, उतनी बड़ी बड़ी नाव थोड़ी है कि वो ओशन में जाके मछली पकड़े। वो खुश हैं पॉन्ड और लेक से मछलियां पकड़ के। तो इनलैंड सोर्सेस से आती है 65%, मरीन सोर्सेस से आती है 35%। एंड द लास्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज विमेन पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा है। इंटरनल मार्केटिंग में 40% विमेन एम्प्लॉयड है और एक्सपोर्ट मार्केटिंग में 60% फीमेल एम्प्लॉयड है। ये होता है हमारा चैप्टर खत्म। इस चैप्टर में 3 टॉपिक है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना है। जिन 3 टॉपिक्स को, एक है रूरल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, फिर है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो हमने पढ़ा, प्रॉब्लम्स, SIM और उसके सॉल्यूशंस, फिर एक था ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना और इस चैप्टर में फुल मार्क्स लेके आते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।